हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और एनसीईआरटी हिस्ट्री 11th क्लास की। और ये हमारा 5th चैप्टर चल रहा है यायावर साम्राज्य। और इसमें हमने मंगोल आक्रमण के बारे में और मंगोलों के बारे में हम पढ़ रहे थे। चंगेज खान के जीवन वृतांत हमने पढ़े उसका, और उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर चंगेज खान के उपरांत मंगोलों के बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी ली। अब आज हमारा ये टॉपिक शुरू होगा यहाँ से, सामाजिक राजनैतिक और सैनिक संगठन। ठीक है, और इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी एग्जाम के लिए, चाहे आपका पीसीएस मेंस हो, आईएएस मेंस हो, या आपका टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, यूजीसी नेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगी आपके लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक राजनीतिक और सैनिक संगठन। मंगोलों और अन्य अनेक यायावर साम्राज्यों में प्रत्येक तुरंत तंदुरुस्त वयस्क सहृदय हथियारबंद होते थे। जब कभी आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों से सशस्त्र सेना बनती थी। ठीक है, यार जो साम्राज्य थे उसमें तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हमेशा होते थे, और जब जरूरत पड़ती थी तो इन्हीं लोगों से क्या होता था, सशस्त्र सेना बनती थी। सशस्त्र और विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों में से चंगेज खान की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। तो जो विभिन्न जनजातियां थी उनका एकीकरण हुआ, और उसके बाद लोगों के खिलाफ क्या हुआ, जो अभियान चलाए गए उसमें चंगेज खान की सेना में नए सदस्य जो थे वो भी शामिल हो गए। इससे उसकी सेना जो कि अपेक्षाकृत यानी रूप से क्या हुई, छोटी और विभेदित थी, और वह अविश्वसनीय रूप से एक विशाल बन गई, विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई। और इसमें उसकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगुर समुदाय के लोग सम्मिलित थी, जो स्वेच्छा से उन्होंने स्वीकार किया। केराइटो जैसे प्रजातित लोग भी इसमें सम्मिलित थे, जिन्हें अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद महासंघ में शामिल कर लिया गया था। चंगेज खान उन विभिन्न जनजातीय समूहों जो उसके महासंघ के सदस्य की पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई। कौन सी पद्धति? दशमलव। ठीक है, दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई, जो 10, 100, 1000 और अनुमानित 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी। कितने में? 10, फिर 100, फिर 1000, और उसके बाद अनुमानित 10,000। ठीक है, 10,000 इकाई विभाजित। पुरानी पद्धति में कुल कबीले और सैनिक दशमलव इकाइयां एक साथ अस्तित्व में थी। चंगेज खान ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने प्राचीन जनजातीय समूहों को क्या किया, विभाजित कर दिया, और उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। तो उसने जो जनजातीय समूह थे उनको क्या किया, उनको विभाजित कर दिया गया, उनका विभाजन कर दिया। और उसके बाद उसने क्या किया, उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में क्या किया, उनको विभक्त कर दिया, बांट दिया। और उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था उसे कठोर दंड दिया जाता था। यानी अपने अधिकारी से लिए बिना जो बाहर जाने की चेष्टा करता था या जाने की सोचता था, कोशिश करता था, उसे कठोर दंड दिया जाता था। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों तुमन की थी, जिसमें अनेक कबीलों और कुलों के लोग शामिल होते थे। उसने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को एकत्रित कर इसके जनक चंगेज खान ने इन सभी को एक नवीन पहचान प्रदान की। ठीक है, तो उसमें क्या किया कि जिसमें अनेक कबीले होते थे और कुलों के लोग भी शामिल होते थे, उसने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को क्या किया, परिवर्तित किया, और विभिन्न वंशों वाली तथा कुलों के एकत्रित कर इसके जनक चंगेज खान ने इन सभी को क्या किया, एक नवीन नई पहचान इसने दी। नई सैनिक टुकड़ियां जो थी उसके 4 पुत्रों के अधीन थी। जो 4 उसके पुत्र थे, नैनी जो टुकड़ियां थी, सैनिक टुकड़ी थी, वो क्या थी, उसके 4 पुत्रों के वो अंडर में थी।
और विशेष रूप से चयनित जो कप्तान थे उसके अंदर वो कार्य करती थी। तो क्या कहा जाता था? नौयान कहा जाता था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखें, नौयान। इस नई व्यवस्था में उसके अनुयायियों का वह समूह भी शामिल था जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज खान का साथ दिया था। तो इसमें अनुयायी में वो समूह भी शामिल था जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज खान का साथ दिया। चंगेज खान ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को आंडा या सगा भाई कहकर सम्मानित किया। तो चंगेज खान ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को आंडा यानी सगा भाई कहकर सम्मानित किया था। और ऐसे अन्य और कई जो आंडा में निम्न श्रेणी के थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे, इनको चंगेज खान ने अपने खास नौकर के पद पर रखा। नौकर का पद इन लोगों का अपने स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता था। तो चंगेज खान ने क्या किया? अपने खास नौकर के जो पद पे रखा, और नौकर का पद जो होता था वो अपने इन लोगों को अपने स्वामी के साथ क्या करता था? गहरा संबंध दिखाता था। इस तरह नए वर्गीकरण ने पूर्व में चले आ रहे सरदारों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा, जबकि नए तरह से उभरे अभिजात वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ करीबी रिश्ते से प्राप्त की थी। और अभिजात वर्ग जो होता है, जो कुलीन यानी अमीर वर्ग जो होता था, उसे अभिजात वर्ग कहते थे, और उनका पद वो ऊंचा होता था। ठीक है, इन नवीन श्रेणी में चंगेज खान ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। इनमें उलुस का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? उलुस। ठीक है, उलुस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं था। चंगेज खान का जीवन काल अभी भी निरंतर विजयों तथा साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था, और जिसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थीं। उसके सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र जोची, सबसे बड़ा जो ज्येष्ठ पुत्र था चंगेज खान का, उसका क्या नाम था? जोची नाम था उसका। ठीक है, जोची को रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा उलुस निर्धारित नहीं थी। इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, जहां तक उसके घोड़े स्वेच्छा पूर्वक भ्रमण कर सकते थे। ठीक है, उसके दूसरे पुत्र चगताई, दूसरा पुत्र कौन सा था? चगताई। ठीक है, ये था दूसरा पुत्र। इसको कौन सा क्षेत्र मिला? तुरान का स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र मिला। उसके भाई के जो प्रदेश से क्या हुआ? लगा हुआ था। संभवतः जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया, वैसे वैसे अधिकार क्षेत्र भी क्या हुआ? परिवर्तित होता गया। चंगेज खान ने यह संकेत दिया कि उसका तीसरा पुत्र अगो दोई, तीसरा पुत्र कौन था? इसके 4 पुत्र थे, जैसा कि ओगो देई। ठीक है, पहला पुत्र जोची, दूसरा चगताई, तीसरा ओगोदोई उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, तो चंगेज खान ने संकेत उसका तीसरा पुत्र ओगोदोई उसका उत्तराधिकारी होगा, और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। किसकी उपाधि दी जाएगी उसे? तीसरे पुत्र को महान खान। ठीक है, महान खान की उपाधि दी जाएगी। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी कराकोरम में प्रतिष्ठित की। कहाँ पे प्रतिष्ठित की? कराकोरम। उसके सबसे छोटे पुत्र तोलोए ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को क्या किया? प्राप्त किया। मंगोलिया इनकी पैतृक भूमि थी। चंगेज खान का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे, और इसे ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियां, क्या तामा कहा जाता था, निर्धारित कर दी, जो प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थी। परिवार के सदस्यों में राज्य का भागीदारी का बोध जो था वो सरदारों की परिषद, किरिलताई वो कहते थे उसे, उसमें मिलता था, जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य के अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चारागाह, भूमि और उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। ठीक है, चंगेज खान ने पहले से ही एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी। कौन सी पद्धति थी? हरकारा।
जिससे राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर क्या होता था, उससे संपर्क रखा जाता था। उसके बाद अपेक्षित दूरी निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े, घुड़सवार, संदेशवाहक तैनात रहते थे। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्राप्त करते थे। इसे कुबकुर कर कहते थे। इस उगाही को यायावर लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे। ठीक है, इस उगाही को क्या करते थे, ठीक है, इस पद संचार पद्धति के मंगोलिया और अपने पशु समूह से अपने घोड़े और पशुओं का क्या करते, 10वां हिस्सा, ठीक है, 10वां हिस्सा ये हिस्सा होता था और प्रदान करते। तो इसे कहते क्या थे, इसे कहते थे कुब कुर, ठीक है, कुबकुर कहते थे। और इस उगाही को यार लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे, जिससे उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते। चंगेज खान की मृत्यु के उपरांत इस हरकारी पद्धति, कौन सी पद्धति थी, हरकारी, ये भी ध्यान रखें, याम में भी सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति तथा विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी और इससे महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में सहायता मिलती थी। ठीक है, और मंगोल वंश ये देखिए, मोके, कबिलाई, हलाकू, आरिकबोरे, बाबू, बरके, गोमुख, तलुई, जोची, ठीक है, जोची है ये, इसका पहला पुत्र, फिर चगताई है दूसरा, फिर तीसरा पुत्र है ओगादाई और यहाँ पे चंगेज खान की ये तस्वीर है, ये चंगेज। तो देखिए मंगोल वंश बहु विभाजित, जो ये चंगेज खान बहुविवाहित बहुविवाहित चंगेज खान अनेक बच्चों के जनक थे। उनकी पटरानी बोरते के गर्भ से जन्मे चारों पुत्र उनके वंश वृक्ष की शाखाएं बने। क्या नाम था इसकी रानी का भी जान लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है। तो इसकी जो पटरानी थी उसका नाम था बोरते। ठीक है, एक बार नेट का एग्जाम मैं दे रही थी तो उसमें मेरे से नेट के एग्जाम में पूछा था कि बाबर की नानी का क्या नाम था। तो इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, तो जरूर नोट करके रख लें। ठीक है, बोरते बोरते के गर्भ से जन्मे चारों पुत्र उनके वंश वृक्ष की शाखाएं बने। उनके ज्येष्ठ पुत्र जोची के परिवार में कोई भी सुरमा प्रसिद्ध खान पैदा नहीं हुआ, परंतु उस परिवार के पास अपार शक्ति थी। शिमुक की मृत्यु के पश्चात जोची के पुत्र बातु के आगोदोई के वंश को समर्थन से इनकार करने के कारण शक्ति तुलुई परिवार के हाथों में आ गई, जिसमें मोके और कुबुली के लिए सत्ता के द्वार खोल दिए गए। तलुई बरके और आरिक भोके की कोई भी प्रतिमा उपलब्ध नहीं थी और घृणित नामी शूरवीरों खानों के अतिरिक्त अन्य सभी को उनके परंपरागत मुड़े हुए सिरों के साथ दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं। तथापि विजित लोगों को अपने जीवन और शासकों से कोई लगाव नहीं था। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को भी हानि हुई, व्यापार भी चौपट हो गया तथा दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। इससे क्या हुआ, कहीं अधिक, इससे इतने लोग तो मारे गए, सैकड़ों और हजार, और इससे अधिक भी जो लोग थे उनको क्या बना दिया गया, दास। इसका वास्तविक संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण, यानी क्या कह सकते हैं कुछ पता नहीं, तथ्यों के जाल में भी हो गई थी। संभ्रांत बढ़ा चढ़ा, अतिशयोक्तिपूर्ण का मतलब है कि बहुत बढ़ा चढ़ा किसी बात को कहना। संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अस्थिरता से ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों का नियमित रूप से मरम्मत कार्य संभव नहीं हो पाया। नहरों की मरम्मत न होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगा, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिक विनाश हुआ, जिससे खुरासान के कुछ हिस्से कभी नहीं उबर पाए। ठीक है, जिससे बहुत बड़ा क्या हुआ, पारिस्थितिक विनाश हुआ, जिससे खुरासान के कुछ हिस्से उबर नहीं पाए। जब सैन्य अभियानों में विराम आया तब यूरोप और चीन के भूभाग परस्पर संबद्ध हो गए। मंगोल विजय के बाद उत्पन्न शांति से व्यापारिक संबंध
परिपक्व हो गए और मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग सिल्क रूट, ठीक है, क्या, सिल्क रूट, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है सिल्क रूट पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म हो नहीं होते थे। यानी पहले क्या था, व्यापारिक मार्ग जो चीन तक जाता था सिल्क रूट, और उसके बाद ये क्या हुआ, पहले की तरह व्यापारिक मार्ग लेकिन अब चीन में खत्म नहीं होता था, ठीक है। वे उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गए। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास जिसे फारसी में पैजा और मंगोल भाषा में जेरेज जारी किए जाते थे। इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक कर अदा करते थे। कौन सा कर अदा करते थे व्यापारी? बाज नामक, ठीक है, ये बाज नामक कर था जिसे क्या करते थे, यात्री उसे देते थे। और एक चीज और यहाँ पे क्या था, शासन में सामंजस्य था, संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों के पास जिसे फारसी में क्या कहा जाता था, पैजा, पैजा फारसी भाषा है, ठीक है, फारसी में पैजा कहा जाता था, और इस पैजा कहा जाता था, और मंगोल भाषा में क्या कहते थे, जेरिज, मंगोली भाषा, ठीक है, मंगोल भाषा में इसे जयरिज, ठीक है, जेरिज, इसे क्या कहा जाता था, जेरिज, और जारी किए जाते थे। और इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक क्या करते थे, कर अदा करते थे, टैक्स अदा करते थे, जिसका तात्पर्य था, मतलब था कि वे एक मंगोल शासक यानी खान की सत्ता स्वीकार करते थे। तो उनकी एक तरीके से पहचान चिन्ह था एक तरीके से, ठीक है, इन व्यापारियों के लिए कि वो मंगोल शासन की सत्ता स्वीकार कर रहे हैं। यूरोप है, मॉस्को, गोल्डन हार्ट का खानोद, काला सागर, भूमध्य सागर, अरब, लाल सागर। यहाँ पे देखिए हमारा इंडिया है, दिल्ली सल्तनत, हिमालय है, यहाँ पे भारत है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, बर्मा, तिब्बत, महान खान का साम्राज्य, इतना बड़ा इसका साम्राज्य था ये चंगेज खान का। यहाँ पे देखिए काराकोरम, तुर्फान, तिब्बत का हिस्सा ये है, इनके हिस्से में आता था, जो कि भारत से सटा हुआ था, और महान खान का साम्राज्य, ठीक है, ये इतना बड़ा, बहुत बड़ा हिस्सा था इनका। देखिए मंगोल साम्राज्य 1259 के पश्चात मंगोल अभियान रेशम मार्ग की दिशा में, ठीक है, और यहाँ से ये रेशम मार्ग है जो इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ से ये ऐसे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ से रेशम मार्ग, सिल्क रूट, ठीक है। 13वीं शताब्दी ईस्वी में मंगोल साम्राज्य में आर्यों को स्थानबद्ध समुदायों में विरोध कम होते गए, और उदाहरण क्या हुआ कि 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताओं ने एक क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाए और उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाए। परंतु 1260-70 के दशक के आते आते सुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में क्या किया गया, सम्मिलित कर लिया गया। जब चंगेज खान का पोता कुबलई खान, चंगेज खान का पोता कौन था, ये भी ध्यान रखें, कुबलई खान, ठीक है, कुबलई खान, और जिसकी मृत्यु 1294 कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभारा। गजन खान, मृत्यु इसकी 1304 में हुई थी, जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलई का वंशज था। कौन? गजन खान। जो छोटा पुत्र था इसका, हमने 3 पुत्रों की बात की थी, और सबसे छोटा पुत्र जो था वो था तोलुई, ये भी ध्यान रखें। और उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापतियों को आगाह किया था कि वो कृषकों को न लूटें। एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा कि ऐसा करने से राज्य में अस्थायित्व और समृद्धि नहीं आती है। उसके वक्तव्य की स्थानबद्ध ध्वनियां चंगेज खान को भी हैरानी में डाल देती थी। ये भी देखते चलते हैं कि यह क्रियाकलाप टू
रेशम मार्ग के क्षेत्रों को देखिए और उन वस्तुओं पर भी गौर कीजिए जो कि उस रास्ते में यात्रा करते समय व्यापारियों को उपलब्ध होती थी। और इस मानचित्र में मंगोल शक्ति के चरम उत्कर्ष काल के दौरान का एक अंतिम पूर्वी बिंदु अंकित नहीं है जिसमें रेशम मार्ग गुजरता था। जिससे क्या आप उसमें इस नगर को दिखा सकते हैं जो यहाँ अंकित नहीं है? क्या वे 12वीं शताब्दी में रेशम मार्ग पर हो सकता था? अगर नहीं तो क्या? ये जो है इसमें आप देखें। ठीक है, और आगे चलते हैं। गजन खान का भाषण। गजन खान 1295 से 1304 पहला इलखानी शासक था जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। उसने अपने मंगोल तुर्की आयवर सेनापतियों को निम्न भाषण दिया जिसे संभवतः उसके ईरानी वजीर रशीदुद्दीन ने लिखा था और जिसे मंत्री के पत्रों में शामिल किया गया था। मैं फारस के कृषक के कक्ष में नहीं हूँ। यदि उन सब को लूटने का कोई उद्देश्य है तो ऐसा करने के लिए मेरे से अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। चलो हम सब मिलकर फिर उन्हें लूटते हैं। लेकिन अगर निश्चित रूप से भविष्य में अपने भोजन के लिए अनाज और भोजन सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे आपके साथ कठोर होना पड़ेगा। आपको तर्क और बुद्धि से काम लेना सिखाना पड़ेगा। यदि आप कृषकों का अपमान करेंगे, उनसे उनके बैल और अनाज के बीज छीन लेंगे और उनकी फसल को कुचल डालेंगे तो आप भविष्य में क्या करेंगे? एक आज्ञाकारी कृषक वर्ग और विद्रोही कृषक वर्ग में अंतर समझना एक गजन खान का भाषण है। ठीक है, और क्रियाकलाप 3, पशुचारकों और किसानों के स्वार्थों में संघर्ष का क्या कारण था? क्या चंगेज खान खानाबदोश कमांडरों को देने वाले भाषण में इस तरह की भावनाओं को शामिल करता है? ठीक है, चंगेज खान के शासनकाल से ही मंगोलों ने बीजी छात्रों से नागरिक प्रशासकों को अपने यहाँ भर्ती कर लिया था जिनको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी उनको भेज दिया जाता था। चीनी सचिवों का ईरान और ईरानी सचिवों का चीन में स्थानांतरण होता था। इस तरह इन्होंने दूरस्थ राज्यों में विघटित करने से भी क्या की? इन्होंने मदद की, संगठित करने में मदद की। पृष्ठभूमि और प्रशिक्षण से वहां के स्थानबद्ध जनजीवन पर होने वाली जो खाना बदोश होते थे, उनकी लूटमारों की जो धार थी वो कम हो गई थी। और मंगोल शासकों का भी इन पर तब तक विश्वास बना रहता था जब तक कि प्रशासक अपने स्वामियों के लिए इकट्ठा करने की क्षमता रखते थे। इनमें से कुछ प्रशासक काफी प्रभावशाली थे और अपने प्रभाव का उपयोग खानों पर भी करते थे। उदाहरण के लिए 1230 के दौरान चीनी मंत्री ले लू चुतसाई, क्या नाम था इनका? इनका नाम था ए लू और चुत शाही, ये नाम था। और अगोदोई को लूटने वाली प्रवृत्ति को परिवर्तित कर जुबैनी परिवार ने भी ईरान में 13वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती काल और अंत में इसी तरह की भूमिका निभाई। वजीर रशीदुद्दीन ने गजन खान के लिए वह भाषण भी इस समय तैयार किया जो अपने मंगोल देशवासियों के समक्ष दिया था, जिसमें उसने कृषक वर्ग को सताने की बजाय उनकी रक्षा करने की बात कही थी। स्थानबद्ध रूप से रहने का दबाव मंगोल निवास स्थानों के लिए नए क्षेत्रों से क्या था? अधिक था। उन क्षेत्रों में जायरों को मूल स्टेपी आवाज से दूर थे। धीरे धीरे क्या हुआ? 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा जो अर्जित धन थी उसको मिल बांट कर इस्तेमाल करने की बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने स्थान ले लिया। जो पिता की द्वारा संपत्ति थी तो उसको मिल बांट कर, जबकि वो चाहता था कि मिल बांट कर सब काम करे चंगेज खान, लेकिन मिल बांट कर माने क्या वजह हुई कि खुद ही व्यक्तिगत स्थान ले लिया राजवंश बनाने की। और हर एक उलूस जिसका तात्पर्य अब क्षेत्रीय यानी अधिकृत क्षेत्र का स्वामी हो गया था और अंशतः उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का परिणाम था, जिसमें चंगेज खान के वंशजों के बीच महान पद के लिए था तो उत्कृष्ट चरागाही भूमि पाने के लिए होड़ होती थी। चीन और ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए टोलुई के वंशजों ने ईवान और इलखानी वंशजों की स्थापना की। जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया। चगताई उत्तराधिकारियों ने तुरान के स्टेपी क्षेत्रों पर राज किया जिसे आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है आजकल? इसे तुर्किस्तान, ठीक है, कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य कि मध्यस्थक चगताई के वंशज
तथा रूस गोल्डन होर्ड के स्टेपी निवासों में आए। और परंपराएं क्या थी, सबसे अधिक समय तक चली थी। चंगेज खान के वंशजों का धीरे धीरे अलग होकर पृथक पृथक और वंश समूहों में बट जाने का तात्पर्य था उनका अपने पिछले परिवार से जुड़ी जो स्मृतियां थी, परंपराओं के सामंजस्य में बदलाव आना। ठीक है, और अस्पष्टता या सब कुल के सदस्यों के परस्पर प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा की वजह से इसी की एक शाखा टोलीदेई ने अपने पारिवारिक मतभेदों का वृतांत बड़ी निपुणता से अपने संरक्षक में प्रस्तुत किए जा रहे जो इतिहास है उसमें दिया। बहुत हद तक यह सब चीन और ईरान पर उनके नियंत्रण का और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में विद्वानों को अपने यहाँ भर्ती करने का परिणाम भी था। और परिष्कृत रूप से यह कहा जा सकता है कि अतीत से अलग होने का मतलब पिछले शासकों की अपेक्षा प्रचलित जो शासक थे उनके गुणों को अधिक लोकप्रिय करना था। तुलना की इस प्रक्रिया में स्वयं चंगेज खान को भी नहीं छोड़ा गया और इलखानी ईरान में 13वीं सदी की शताब्दी के आखिर में फारसी इतिहासविद ने महान खानों द्वारा जो की गई रक्त रंजित हत्याओं था उनका विस्तृत वर्णन किया गया। इन लोगों ने बहुत लोगों को मारा था। मृतकों की संख्या बहुत बढ़ा चढ़ाकर भी दी गई है। उदाहरण के लिए एक चश्मदीद गवाह के इस विवरण के विरोध में कि बुखारा के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे और एक इलखानी इतिहासविद ने विवरण दिया कि बुखारा के किले पर हुए आक्रमण में 30,000 सैनिक मारे। यद्यपि इलखानी के विवरणों में अभी भी चंगेज खान की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन उनमें साथ ही तसल्ली बख्श यह कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदल गया है, पहले जैसा खून खराबा समाप्त हो चुका है। चंगेज खान के वंशजों को विरासत में कुछ भी मिला वह महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी कि अब उन्हें स्थानबद्ध समाज में अपनी क्या करना था, धाक जमानी थी, अपने रौब झाड़ने थे। इस बदले हुए समय में वे वीरता की यह तस्वीर नहीं पेश कर पा रहे थे जैसी कि चंगेज खान ने की थी। ठीक है, जैसी कि चंगेज ने की थी। और इसी प्रकार फिर डेविड आयलान के शोध के बाद यास पर ही हाल में हुआ कार्य वह नियत संहिता जिसके बारे में कहा जाता था कि चंगेज खान ने 1206 की किरीकलाई में लागू की थी और इन जटिल विधियों का विस्तृत वर्णन करता है जो महान खान की स्मृति को बनाए रखने के लिए उत्तराधिकारियों ने नियुक्ति की थी। अपने आरंभिक स्वरूप में यास को यसाक लिखा जाता था, लिखा जाता था जिसका अर्थ था विधि। क्या अर्थ था? विधि। ठीक है, अगप्ति या व आदेश। वास्तव में जो थोड़ा बहुत विवरण यसाक के बारे में हमें मिला है उसका संबंध प्रशासनिक विनियमों से है, जैसे आखेट सैन्य डाक प्रणाली का संगठन। 13वीं शताब्दी के मध्य तक किसी तरह से मंगोलों ने यास शब्द का प्रयोग ज्यादा सामान्य रूप में करना शुरू कर दिया था, जिसका मतलब था चंगेज खान की विधि संहिता। ठीक है, और हम यहीं पे इसे समाप्त करेंगे। आधे घंटे की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और आशा करती हूँ कि आपको पसंद। इसी क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे यहाँ से। यदि हम उसी समय में घटने वाली घटनाओं की ओर देखें तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से शुरू करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।